हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। ये हमारा पार्ट 4 होगा। इससे पहले 3 पार्ट बना चुके हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और एक एक पार्ट हमारा ऑलमोस्ट 25 मिनट आधे घंटे का बनता है। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम मर्ज करके पूरा का पूरा एक कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगी, तो आप लोग फिर वहाँ से देख सकते हैं या फिर पार्ट से भी आप लोग इजीली ढूंढ के मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के कर सकते हैं। प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को साइंस पढ़नी है, साइंस और मैथ्स जो है वो हमारा चैनल है लर्नर बी। लर्नर बी सेम नेम है और उसके बाद आगे है एक्स्ट्रा। तो लर्नर बी एक्स्ट्रा पे जाकर के आप लोग साइंस के, हमने ऑलमोस्ट हमारी साइंस कंप्लीट होने वाली है वहाँ पर, वो आप लोग देख सकते हैं जा कर के। तो और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमें काफ़ी कुछ देख लिया था, ये सब हमारा कवर हो चुका था। अब हम आगे का देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने देख लिया था कि किस तरीके से हिटलर ने पूरे जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था बुरी तरीके से। तो देखिए ये ना मैप है, जर्मनी यहाँ पर है और जर्मनी ने मतलब पोलैंड पे भी अटैक किया था। फिर इधर नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और स्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, मतलब पूरे इलाके में इधर। फिर इधर जो है ये यूएसएसआर जाता है। फिर देखिए जर्मनी यहाँ से पोलैंड गया, पोलैंड से आगे पूरा ही यूएसएसआर पड़ता था, तो यहाँ पर भी इसने अटैक किया। फिर एरियल हमले करे थे यूके पर। ये सब भी हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे आता है द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी वर्ल्ड व्यू जो है क्या था, नाजी लोग जो थे वो क्या समझते थे खुद को और दूसरे लोगों को वो क्या कैसे देखते थे। तो इसमें है द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू द सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। तो जिस तरीके के उन लोगों ने क्राइम करे थे ना, जो उन्होंने अपराध करे थे, तो उनका एक बिलीफ था, सेट ऑफ बिलीफ थे जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे। और वो बिलीफ्स क्या थे, नाजी आइडियोलॉजी जो थी ना वो सिनोनिमस थी विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। मतलब ये है इस चीज़ का, जो हिटलर सोचता था दुनिया के बारे में, नाजी जो जितने भी लोग थे वो हिटलर को ही फॉलो करते थे और उसकी ही बातें मानते थे, उसकी तरह ही सोचते थे। इसके अकॉर्डिंग देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। तो जो नाजी वर्ल्ड व्यू था ना, इसके अकॉर्डिंग लोग जो है ना वो इक्वल नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की इज़ देयर। मतलब कोई रेस जो है वो छोटी है और कोई बड़ी है। अब यहाँ पर रेस का क्या शब्द है, दौड़ भाग नहीं है यहाँ पर रेस का मतलब। रेस का मतलब होता है जैसे कि हमारी दुनिया है, वर्ल्ड है, पूरी अर्थ है, अलग अलग देश हैं और अलग अलग देश में अलग अलग दिखने वाले लोग हैं। जैसे कि इंडिया की ही आप बात करें तो नॉर्थ इंडियंस अलग दिखते हैं, साउथ इंडियंस अलग दिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले इंडियंस अलग दिखते हैं। तो वो सारे, जैसे कि जो नॉर्थ साइड के लोग हैं उनकी नॉर्थ इंडियन रेस है, साउथ इंडियन जो है उनकी द्रविडियन रेस है, फिर उनकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ज़्यादातर मंगोलियन रेस को वो बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी रेसेस होती हैं। वो रेस का मतलब जनरली होता है कि आप किस इलाके से किस इलाके के रहने वाले हैं, आपके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, ये ज़्यादातर रेस को डिफाइन करता है। तो इसका जो वर्ड व्यू था ना, इसमें ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यंस वर एट द टॉप वाइल द ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जर्मन जो ये हिटलर था, कि जिस इंसान की ब्लू कलर की आइज़ हैं, नीली आंखों वाला ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड देखिए ऐसे बाल होते हैं, बालों का रंग बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सा जो कलर होता है ना बालों का, वही होता है ब्लॉन्ड कलर। तो उन लोगों को ब्लॉन्ड बोला जाता है जिनके गोल्डन कलर होते हैं, एकदम वाइट कलर की स्किन होती है, मतलब गोरे होते हैं और ब्लॉन्ड गोल्डन कलर के उनके बाल होते हैं, तो उनको ब्लॉन्ड बोला जाता है, ब्लू आइज। तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, नॉर्डिक आर्यन, देखिए क्या है ना, जर्मनी ना काफ़ी सारे एरियाज़ में डिवाइडेड था और यूरोप में भी काफ़ी सारा जो रीजन है ना, इधर इस वाले रीजन को ना नॉर्डिक रीजन बोलते हैं। ये वाला जो रीजन है ना, ये नॉर्डिक सी है, ये वाला इधर, और इधर इस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो नॉर्डिक्स बोलते हैं उनको। तो हिटलर ने कहा कि जो नॉर्डिक जर्मन है ना, जिनकी आंखें ब्लू कलर की हैं और जिनके बाल गोल्डन कलर के हैं, वही जो है असली जर्मन है और बाकी सारे जो हैं वो ख़राब लोग हैं। और सबसे टॉप हायरार्की में भी पूरी दुनिया में सबसे जो टॉप की रेस है वो यही वाली है और सबसे घटिया, सबसे नीची रेस जो है वो ज्यूज़ की है। और उसने कहा कि जो एंटी रेस सेंटिमेंट बढ़ाए कि भाई एक रेस के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, दूसरे लोग जो हमारी रेस से नीचे हैं या हमारी रेस से छोटे हैं ना, वो हमारे लायक नहीं है और हम लोगों को उनके साथ नहीं रहना चाहिए, इनफैक्ट उनको मार देना चाहिए। इस तरीके की आइडियोलॉजी थी हिटलर की। दे केम टू बी रिगार्डेड एज द एंटी रेस आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यंस। तो वो कहते हैं कि भाई ये जो ज्यूज़ है ना, ये तो भाई दुश्मन है किसके, आर्यंस के। आर्यन कौन है, जिसकी ब्लू कलर की आइज़ है और जो ब्लॉन्ड है।
सारे के सारे जो दूसरे कलर के लोग हैं उनको बीच में कहीं पर रखा गया इस बेसिस पे कि वो कैसे दिखते हैं। तो हिटलर का जो रेसिज्म था ना वो बोरोड था, उसने कैसे थिंकर्स जैसे कि जो चार्ल्स डार्विन था और हर्बर्ट स्पेंसर, तो डार्विन की थ्योरी तो हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं। तो डार्विन ने कहा था, जो कि एक नेचुरल साइंटिस्ट था, उसने ट्राई किया था एक्सप्लेन करने को कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं ना वो अपनी इवोल्यूशन की हेल्प से बनते हैं नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर में उन्हें जो सही लगा, अच्छा लगा, प्लांट्स उसी तरीके से अपने को ढालते जाते हैं। ऐसे ही हिटलर ने कहा कि जो इंसान है ना, जो हम नॉर्डिक आर्यंस हैं, हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे सुपीरियर हैं, और जो ज्यूज़ हैं सबसे नीचे हैं और ये हमारे दुश्मन हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये जो आइडिया था ना उसको बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर्बर्ट स्पेंसर ने आइडिया दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट है, जो हेल्दी है, वही जिंदा रह पाएगा और जो अनहेल्दी है वो मर जाएगा। तो इन दोनों के आइडियाज़ को ना मिक्स सा कर दिया किसने, हिटलर ने। इन आइडिया के अकॉर्डिंग ओनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ अर्थ पर अडेप्ट कर पाएंगे कंडीशंस के हिसाब से। मतलब ये होता है इस चीज़ का कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो जिस इंसान में क्षमता होगी वो जिंदा रह जाएगा और वरना मर जाएगा। जैसे आजकल कोरोना का टाइम चला है तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो जिंदा रह पाएगा, बाकी मर जाएंगे। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये स्पेंसर ने थ्योरी दी थी, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया हिटलर ने कि जैसे क्लाइमेट चेंज होंगी या फिर अलग अलग बीमारियां आती रहेंगी, जो इंसान उससे बच पाएगा वो सर्वाइवल कर पाएगा क्योंकि वो फिट है। तो यही we should bear in mind that the Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural selection। तो डार्विन ने कभी नहीं कहा था ऐसे कि भाई इंसान को इंसान से भेदभाव करो, उसने तो प्लांट्स के बारे में कहा था, वो भी नेचुरल सिलेक्शन। इंसान या फिर जानवर जो है वो उस हिसाब से ढल जाता है जैसा उसे बेस्ट लगता है। बट ये हिटलर ने इनका कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। उसके जो आइडियाज़ थे ना वो रेसिस्ट लोग जो होते हैं, रेसिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि एक रेस ऊपर है और एक रेस नीचे है। रेस का मतलब तो हमने समझ लिया है ना कि रेस का मतलब होता है एक तरह से दिखने वाले लोग एक रेस के हो गए। हिटलर ने कहा कि भाई हम नॉर्डिक आर्यंस हैं, हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, हमारी नीली आंखें, हम ब्लॉन्ड हैं, तो हम सबसे ऊपर हैं। इस तरीके के आइडियाज़ हिटलर के थे। तो ऐसे आइडियाज़ रखने वाले लोगों को हम रेसिस्ट कहते हैं। तो काफ़ी सारे रेसिस्ट लोग होते हैं, रेसिस्ट थिंकर भी होते हैं, पॉलिटिशियन भी होते हैं। वो अपने रूल को इसीलिए जस्टिफाई कर पाते हैं। जैसे कि अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे ना, उन्होंने भी इंडिया पे रूल को ऐसे ही जस्टिफाई किया था कि जो ब्रिटिश वो कैशन रेस के हैं वो लोग, तो कैशन माउंटेन वाला इलाका, तो वो लोग कहते थे कि हम लोग गोरी चमड़ी के हैं, हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, इंडियन काले होते हैं और इंडियंस इस लायक नहीं हैं कि वो हम पर मतलब इंडिया खुद पर राज कर सके। तो इस तरीके की बातें इन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी दी थी। इसी तरीके की थ्योरी कुछ वहाँ पर ये ब्रिटेन में नहीं, इधर जर्मनी में भी हिटलर दे रहा था। तो देखिए मैं आप लोगों को ना इंटरलिंक करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करने पे जोर इसलिए दे रही हूँ ना ताकि आप लोग को एक्चुअली समझ आए। स्टोरी तो मैं आपको बता दूंगी बट आप फिर ये नहीं समझ पाएंगे ना कि भाई वो ऐसा कर क्यों रहा था, उसके पीछे थिंकिंग क्या थी, कैसा माहौल चल रहा था, हमारे देश में उस समय पर क्या चल रहा था। इसलिए मैं लिंक करने की कोशिश करती हूँ ताकि आगे के लिए भी, अभी आगे के चैप्टर्स भी हैं और 10th क्लास में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आगे जो लोग परस्यू करना चाहते हैं सोशल साइंसेज उनको भी हेल्प मिलेगी। तो देखिए नाजी आर्ग्यूमेंट सिंपली ये कहता था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेस है ना वो सर्वाइव करेगी, बाकी सारे लोग पैरिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आर्यन रेस जो है ना वो सबसे अच्छी है, वो सबसे प्योर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसको ही डोमिनेट करना चाहिए पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया पर इन आर्यंस की ही चलनी चाहिए। बाकी एस्पेक्ट जो थे हिटलर की आइडियोलॉजी के वो रिलेट करते थे जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, मतलब अ लिविंग स्पेस, लेबनसेरम। तो ये जो है जर्मन वर्ड है लेबनसेरम, इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। मतलब कि जो है ना जर्मन्स लोग जो हैं उनको रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए और इसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा देशों पे अटैक करके उनको जर्मनी में मिलाना पड़ेगा। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, यानी कि जर्मनी का एरिया एनहांस हो जाएगा और इसकी वजह से जो सेटलर्स हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, वो जगह जगह जा कर के रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। इसकी वजह से जर्मन नेशन के रिसोर्स भी बढ़ेंगे और ताकत भी बढ़ेगी। हिटलर की इंटेंशन थी कि जो जर्मन बाउंड्रीज़ है ना वो और ज़्यादा ईस्टवर्ड, मतलब जैसे कि हम लोगों ने अभी मैप में देखा था कि इधर जर्मनी, इधर पोलैंड है और फिर इधर यूएसएसआर है। तो पोलैंड उनकी लेबोरेटरी बनाई इस एक्सपेरिमेंट की और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोलैंड पर हमले वगैरह किए थे। तो हम लोगों ने ये मैप में देखा था ना, ये देखिए ईस्ट इधर की तरफ है, तो इन इलाकों पे खूब अटैक किए थे जर्मनी ने।
हिटलर की इसी आइडियोलॉजी की वजह से। तो नाजी वर्ड व्यू हम लोगों ने देख लिया। लेवेंजारिज्म, इनका लिविंग स्पेस इनको नहीं मिलता था, इनको लगता था कि बहुत सारी जगह चाहिए। तो नॉर्डिक आर्यन जो है एक ब्रांच है जिनको आर्यन कहते हैं। आर्यन जो है नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं और जर्मनी भी उसी से रिलेट करके आर्यन बोलता था ये हिटलर खुद को। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, तो रेशियल स्टेट क्या होगी जिसमें रेसेस के हिसाब से बंटवारा होगा कि एक ऊंचे तो एक नीचे, इस तरीके की। तो जब नाजी जो है ना जब पावर में आए थे तो उन्होंने अपना जो ड्रीम था ना प्योर जर्मन्स का, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो प्योर जर्मन्स कौन है? जो फिजिकली फिट हैं, जो खूबसूरत है, मेनली जो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, और एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, हटाना शुरू कर दिया अनडिज़ायरेबल लोगों को। अनडिज़ायरेबल कौन हुए? जिनको अभी देखेंगे हम लोग, जो अपंग लोग हैं या फिर जो ज्यूज़ हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं, उनको जर्मनी से हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक तरीके से मैसाकर का मतलब होता है जनसंहार, लोगों को ऐसे ही मार डालना, इस तरीके की हरकतें भी इन्होंने शुरू कर दी थी। नाजी चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही बचें, और वो चाहते थे कि बाकी सारे लोग ही वही डिज़ायरेबल हैं जो प्योर हैं और जो हेल्दी हैं, और उनको ही वो वर्दी हैं प्रॉस्पर करने के और अपने मल्टीप्लाई करने के। तो इसमें यही है अगेंस्ट ऑल अदर हु क्लास्ड एज अनडिज़ायरेबल। तो बाकी सारे जो नॉर्डिक आर्यंस के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो अनडिज़ायरेबल हैं, उनकी जर्मनी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो बाकी जर्मन्स थे जो इम्प्योर थे, यानी कि जो वो नहीं थे, नॉर्डिक आर्यंस नहीं थे, उनको भी इन्होंने कहा कि ये इम्प्योर है, इनकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। एबनॉर्मल जैसे कि जिनको कोई बॉडी में प्रॉब्लम होती है, उनको भी कोई राइट नहीं है कि वो ज़िंदा रहें, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लोग ही ज़िंदा रहने चाहिए। अंडर यूथेनेशिया प्रोग्राम, हेलमंड्स फादर अलॉन्ग विद अदर, हेलमंड कौन था? जो बच्चा हम लोगों ने देखा था ना स्टार्टिंग में स्टोरी में कि वो बच्चा मतलब उसके फादर उसके सामने खुद को गोली मार लेते हैं, और तो उसको डर लगता था कि कहीं उसकी मदर, कई सालों तक उसने घर में खाना नहीं खाया था उस बच्चे ने, कि कहीं उसके मदर उसको जहर ना दे दे। तो हेलमंड के फादर भी एक नाजी थे, और ऑफिशियल ने हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। तो जिनको मेंटली दिमागी तौर पर या फिजिकली अनफिट माना गया, उन जर्मन्स को इन लोगों ने मार डाला। यूथनेशिया प्रोग्राम, यूथनेशिया का मतलब होता है इंसान अपने विल से अगर मरता है तो उसको यूथनेशिया कहते हैं। वैसे तो सुसाइड होता है, बट यूथनेशिया कि आपने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है कि धीरे धीरे एकदम मतलब मार दिया जाए, उसको यूथनेशिया बोला जाता है। ज्यूज़ वर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल, सिर्फ ज्यूज़ ही अनडिज़ायरेबल नहीं थे। अनडिज़ायरेबल होता है कि भाई हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज्यूज़ को नहीं, काफ़ी सारे जिप्सी लोग भी जो रहते थे, जिप्सी काफ़ी दूसरे देशों से आए हुए लोग थे। तो और जो ब्लैक लोग थे जो अफ्रीका वगैरह से आए थे, जो नाज़ी जर्मनी में रहते थे, उनको कहते थे ये तो इन्फीरियर है, हाँ, इनकी जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी है और ये सुपीरियर आर्यन रेस से जो है वो दूर रहें, और हमें ये लोग चाहिए नहीं। तो और उन्होंने देवर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, उनको मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया। इवन रशियन या फिर जो पोल थे उनको भी सब ह्यूमन समझा गया। सब ह्यूमन मतलब कि कहा कि सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस ही ह्यूमन होते हैं, बाकी सारे तो ये ह्यूमन की कैटेगरी में आते ही नहीं है, इंसान है ही नहीं है, और ह्यूमैनिटी को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मार दो। जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, पोलैंड पे कब्जा कर लिया था, रशिया के काफ़ी सारे पार्ट्स पे कब्जा कर लिया था, उनके सिविलियंस को पकड़ा और उनसे ज़बरदस्ती स्लेव की तरह, गुलाम की तरह काम कराया जाता था, और काफ़ी सारे तो काम करते करते ही मर गए क्योंकि उनको स्टारवेशन की वजह से, स्टार्व का मतलब होता है भूखे रहना, स्टारवेशन के मतलब का मतलब होता है कि बिल्कुल भूखमरी सी हालत में आ जाना। और क्या कराया जाता था, ये लोग ना लोगों से काम करवाते थे, खूब काम करवाते थे, बट उन्हें खाना नहीं देते थे और लगातार उनसे काम करवाते थे, तो इंसान काम करता करता ही मर जाता था। और यही तो ये चाहते थे सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस रहे, बाकी कोई भी जिंदा ना रहे। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स ऑफ द नाजी जर्मनी, ज्यूज पे मगर हद से ज़्यादा अत्याचार इनके द्वारा किए गए थे। नाजी जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे ज्यूज से, और आर परसिक्यूटेड इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज। तो ऐसा माना जाता है कि जो ज्यूज लोग थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, और ये नाजी वाले लोग तो कुछ ज़्यादा ही चिढ़ते थे ज्यूज से। और स्टीरियोटाइप था कि ये किलर्स हैं क्राइस्ट के और धोखेबाज हैं। अंटिल मिडिवल टाइम्स ज्यूज वर बार्ड फ्रॉम ओइंग लैंड, तो मेडिवल टाइम्स तक उनको लैंड नहीं ले सकते थे ज्यूज़ अपना, और का मेनली वो व्यापार करके और जो है
ज्यूस व्यापार वगैरह किया करते थे, बड़े बड़े व्यापारी होते थे, पर इनके पास ज़मीन नहीं हो सकती थी, इस तरीके के इन पे कानून लगाए जाते थे। वो अलग रहा करते थे, जिनको घेटोस कहा जाता था, और उनको परसिक्यूट किया जाता था। पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा ज्यूस के साथ हमेशा से अत्याचार होते आए हैं। और एन एक्सपर्शन फ्रॉम द लैंड, उनकी ज़मीन से उनको निकाल दिया जाता था। हाउएवर हिटलर की जो हेट्रेड थी ना ज्यूस के प्रति, वो तो भाई बेस्ड ऑन स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ फेथ। स्यूडो का मतलब होता है जो सच ना हो, तो स्यूडो साइंटिफिक अपने आप पे कोई साइंटिफिक थ्योरी ले आया कि भाई ये लोग नीचे हैं, इन लोगों को मार डालो। कन्वर्जन वॉज, इन्होंने कहा कि अब धर्म बदलना, अब ज्यूस से क्रिश्चियन हो जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। ज्यूस तो एक प्रॉब्लम ही है, इनको तो जड़ से ख़त्म करना ही चाहिए। टोटल एलिमिनेशन, पूरी दुनिया में कोई ज्यू बचे ही ना। आपको पता है बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना वो ज्यू रहे हैं। और एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनके बारे में आप लोग साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिज़िक्स में भी पढ़ रहे हैं आप लोग 9th क्लास में, उनके बारे में, उनकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उनके लॉज पढ़ रहे हैं। अगर आपको नाम पता है ना तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। उन्होंने इतनी गजब इन्वेंशंस दी हैं दुनिया को। From 1933 to 1938, Nazis terrorized, pepperized and segregated the ज्यूस। तो उनको क्या किया, नाजीज़ ने टेरराइज़ किया, धमकाया, और उनको मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट, पॉपराइज्ड का मतलब होता है कि उनको भुखमरी की हालत में ला देना, और ज्यूस को बिल्कुल अलग कर दिया कि वो कंट्री के अलग हिस्से में रहें। और 1939 से 45 तक कंसंट्रेट कर दिया उनको एक ही जगह, गैस चैम्बर में, पोलैंड में। उनको जहरीली गैसों के बीच में डाल देते थे और इंसान तड़प तड़प के मर जाता था। तो इसमें ये देखिए, जिप्सी जो है वो एक कम्युनिटी होती है जो रोमानिया है ना, उधर वाले रीजन से आते हैं। पेपराइज का मतलब बिल्कुल पॉवर्टी में, गरीबी में मार डालना। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि एक रिलीजन या फिर एक ग्रुप के लोगों को एक तरह से मार डालना बिल्कुल। उसर्स का मतलब होता है मनी लेंडर, जो कि चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट अफन दे यूज़ अ टर्म टू अब्यूज़, मतलब उसर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई की मतलब भारी कीमत पे उधार दिया करते हैं। तो रेशियल उटोपिया का मतलब ऐसी दुनिया होती है जो एक आइडियल दुनिया है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और यहाँ पे कुछ भी ख़राब नहीं है, और सब एक तरीके से आप सोचिए, बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं, रेनबो निकल रहे हैं, तो एक उटोपिया इस तरीके का वर्ड होता है, अच्छा अच्छा सोचा जाता है जिसमें, बट वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रेशियल उटोपिया क्या था, तो देखिए इसमें है ना, अंडर द शेडो ऑफ वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो जारी थी, 1939 से स्टार्ट हो गई थी। नाजी ने प्रोसीड किया ये टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल। जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जीनोसाइड एंड द वॉर हो, तो जंग चली थी। जीनोसाइड का मतलब होता है जीन्स के आधार पर लोगों को मार देना। जैसे कि जीन्स के आधार पर बोल रहे थे ना कि हम नॉर्डिक जर्मन्स हैं तो हम ऊपर है, बाकी ज्यूज और ये पॉलिश लोग और ये बाकी सारे जो जर्मनी के जो नॉर्डिक लोग भी नहीं है वो सब हमसे नीचे हैं, और इनको भाई अलग करो हमसे। तो इन्होंने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था, पोलैंड के बंटवारे कर दिए, और जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था, मतलब जर्मनी के पास वाला जो पार्ट था, उसको जर्मनी ने एनेक्स कर लिया था। पोल्स जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे उनको पोल्स कहा जाता है। उनको अपने घर छोड़ने पड़े, प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी, और वो सारा के सारे घर प्रॉपर्टी जो जर्मनी के लोग थे ना उन्होंने हथिया ली, और वो लोग को पोल्स को या तो भगा दिया या फिर उनसे गुलामी करवाने लगे। और फिर पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल्स ऑफ द एम्पायर। तो उनको बिल्कुल वही ना कि जैसे ज्यूस के साथ किया जाता था, ज्यूस के साथ तो खैर सबसे ज़्यादा बुरा हुआ था, बाकी लोगों के साथ इतना बुरा नहीं हुआ था, फिर भी भूखा रखा जाता था, खूब काम करवाया जाता था, रेलवे लाइंस बनवाई जाती थी इन लोगों से, हाईवेज़ बनवाए जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनवाया गया इन लोगों से। तो मेंबर्स जो थे पॉलिश इंटेलिजेंसिया के, उनको मर्डर कर दिया गया लार्ज नंबर्स में। जो इंटेलिजेंट लोग होते थे, जैसे कि पढ़े लिखे लोगों को पोलैंड के खूब मार दिया गया। पूरे के पूरी एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। पोलैंड के जो अच्छे लोग होते थे ना, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, सबको मार दिया गया। पॉलिश चिल्ड्रन जो है, जो आर्यंस जैसे लगते थे, उनको ज़बरदस्ती उनकी मदर से छीन लिया गया, और उनको रेस एक्सपर्ट एग्जामिन करते थे, मतलब जो पॉलिश बच्चे जर्मन्स की तरह रखते थे ना दिखने में, उनको छीन लिया गया उन्हें माँ बाप से उनके, और उनको कहा गया कि भाई इनको टेस्ट करो, ये जर्मन्स है तो इनको जर्मन्स की तरह पालो, अगर नॉर्डिक जर्मन है तो। और अगर वो रेस टेस्ट पास कर लेते थे तो जर्मन फैमिली उनको पालती थी, अगर नहीं तो देवर डिस्पोज्ड इन ऑर्फनेजेस वेयर मोस्ट पेरिश। तो ज़्यादातर जो है जर्मन फैमिली पालती थी ऐसे बच्चों को जो मान लिए जाते थे कि पोलैंड के नहीं हैं, ये जर्मन से, या तो उनको जर्मन फैमिली पालती थी, नहीं तो वो अनाथालयों में रहते थे, और ऐसे ज़्यादातर बच्चे मर गए। और लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चेम्बर्स द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज़। तो जो गेटोज होते थे जहाँ पे इन ज्यूज़ को रखा जाता था, गैस चेम्बर्स थे, यहाँ पे खूब ज्यूज़ को
मारा गया, मतलब बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेन का डब्बा है, ये भी जूस को एक तरह से चेम्बर की तरह इस्तेमाल किया गया जूस को मारने के लिए। अब स्टेप्स टू द डेथ, तो इसमें बताया गया है पहली स्टेज क्या होती थी, एक्सक्लूजन। 1933 से 39 के टाइम पे यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस सिटीजन्स, तो इनको ज्यूज़ वगैरह को साथ में रहने का अधिकार नहीं था। ओनली पर्सन ऑफ जर्मन और रिलेटेड बट वुड हेंसफोर्थ बी जर्मन सिटीजन एंजॉइंग प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। तो 1935 में जो जर्मनी के लोग हैं या फिर जर्मन जैसे हैं, जर्मन की ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं, वही जर्मनी में रहेंगे। जो थी ज्यूज़ और जर्मन्स के बीच में मैरिज नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ज्यूज़ और जर्मन्स के बीच में वो क्राइम था। ज्यूज़ को टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, मतलब वो झंडा भी नहीं फहरा सकते, तो ज्यूज़ को बिल्कुल अलग थलग किया गया। अदर जो थे कि ज्यूज़ के बिजनेस से कोई कुछ नहीं खरीदेगा, गवर्नमेंट सर्विस से उन्हें निकाल दो और उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन लो। फिर इसके बाद ज्यूज़ की प्रॉपर्टी जो है उनको तबाह कर दिया गया, लूट लिया गया। और उनके साइनागॉग का मतलब होता है जैसे कि हिंदुओं में मंदिर होते हैं, मुसलमानों में मस्जिद होती हैं, ऐसी ज्यूज़ के साइनागॉग होते हैं, तो उन साइनागॉग को तबाह कर दिया गया और मतलब बहुत बुरी हालत कर दी गई लोगों की। तो इसमें ये बताते हैं जला दिया गया, लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और रिमेंबर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो बहुत ही ज़्यादा सिनेगॉग्स प्लेस होते हैं जहाँ पर ज्यूस करते हैं पूजा पाठ। और पहली स्टेज तो ये थी कि उनके घर बार से उनको निकाल दिया गया। फिर सेकंड स्टेज थी घेटोइजेशन। तो इसका क्या मतलब है, यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, अब आप हमारे साथ रह भी नहीं सकते हैं। तो ज्यूस को एक स्टार ऑफ डेविड पहनना पड़ता था, अपने गले में लटका के रखना पड़ता था या फिर अपने हाथ पे उसको बांधना पड़ता था, स्टार ऑफ डेविड। ये उनका आइडेंटिटी मार्क था कि भाई ये ज्यूज़ हैं, इन लोगों से दूर रहना है और हमेशा उनको जो है अपने पास वो स्टार ऑफ डेविड रखना होता था। ज्यूज़ के जो हाउस थे ना उनको ले लिया गया जर्मन्स के द्वारा और उनको भेज दिया गया बिल्कुल हंगर स्टारवेशन में सड़ने के लिए। फिर आगे आता है एनिहिलेशन। तो इसका मतलब है कि आपको ज़िंदा रहने का ही अधिकार नहीं है। तो ये होते थे कंसेंट्रेट, ये क्या कहते हैं इसको, वायर्स होते थे, इलेक्ट्रीफाइड वायर्स थे और इनसे इसको मार दिया जाता था। अब गैस चेम्बर के बाहर के कपड़े, तो इतने सारे लोगों के कपड़े हैं जिनको मार दिया गया था गैस चेम्बर्स में फेंक के। तो इसमें ये बताया गया है कंसंट्रेशन कैंप ऐसे होते थे, इसमें ये इलेक्ट्रीफाइड वायर्स होते थे, जो भागने की कोशिश करता था वो इसमें जल के मर जाता था इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और ये इसमें बहुत ही गंदे जानवरों की तरह रहा करते थे। और ये देखिए जूस के जूते हैं, शूज़ टेकन अवे फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सोल्यूशन का मतलब है उनको मार दिया गया उससे पहले इतने सारे जूते, देखिए जूतों की बाढ़ लगी पड़ी है उन जूतों को, मतलब मारने से पहले पूरे नंगा कर देते थे उन लोगों को। तो बहुत बुरा था भाई। अब देखते हैं आगे, यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी के जो यूथ होते थे ना वो कैसे होते थे, मतलब कि जो नाजी जर्मनी है, नाजी यूथ कैसा होना चाहिए, बच्चों के दिमाग में भर दिया जाता था भाई नफरत। तो यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर वॉज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर को लगता था कि भाई आप जवान जो छोटे बच्चे हैं उनसे ही तो देश का भविष्य बनाओगे, तो उनके दिमाग में ये नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी भर दो। ही फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाई टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी। तो बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाओ तभी तो वो आगे की नाजी सोसाइटी को बढ़ाएंगे। और इसकी वजह से इसके लिए आपको बच्चों पर भी कंट्रोल होना चाहिए, स्कूल के अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए और स्कूल के बाहर भी, उनके घरों में भी बच्चों पर कंट्रोल होना चाहिए। और व्हाट हैपेंड इन द स्कूल अंडर नाजिज्म, स्कूल्स में क्या हुआ जब नाजिज्म चल रहा था, नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी जब चल रही थी, तब स्कूल्स में क्या हुआ होगा। सारे के सारे ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। ऑब्वियसली क्लेंस्ड एंड प्यूरिफाइड का क्या मतलब है, जूस को हटा दिया, सिर्फ नॉर्डिक जर्मन्स में रहेंगे। दिस मेन टीचर्स जो हैं, जो जूस थे या फिर पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, उनको डिसमिस कर दिया, जो हिटलर की बात नहीं मानते थे उनको हटा दिया गया। और चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन और ज्यूज बच्चे एक साथ खेल नहीं सकते थे, एक साथ पढ़ाई करने के लिए बैठ नहीं सकते थे। जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन थे, ज्यूज हो गए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे या फिर जिप्सीज थे, उनको स्कूल से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया और उनको गैस चेम्बर्स में ले जाया गया 1940s के टाइम। जो गुड जर्मन थे ना, गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। तो जो नॉर्डिक आर्यंस थे, गुड जर्मन चिल्ड्रन थे, उनको नाजी स्कूलिंग दी गई। अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उनको
दिमाग में भर दिया गया कि क्या क्या होता है। जो टेक्स्ट बुक थी, स्कूल की किताबें थी, उनको दोबारा से छापा गया। रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज़ ऑफ रेस। तो रेशियल साइंस की भाई रेस के हिसाब से सब अलग होते हैं। नाजी जर्मन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर रेस के, आप उनको मानो। स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूज़ वर पॉपुलराइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। मैथ्स की क्लास में भी ज्यूज़ के खिलाफ नफरत फैलाई जाती थी। बच्चों को बताया जाता था कि वो रॉयल रहें, सबमिसिव रहें, ज्यूज़ से हेट करें। सबमिसिव मतलब हिटलर की बात माने, नाजी पार्टी के नीचे रहें, ज्यूज़ से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। Even the function of sports was no nurture a spirit of violence and aggression among children, was to nurture। मतलब स्पोर्ट्स में और सब में मतलब बच्चों को ना आतंकवादी टाइप का, जैसे आप समझ लीजिए कि हिंसक होना सिखाया जाता था फंक्शंस के टाइम में भी और स्पोर्ट्स के टाइम में भी। हिटलर बिलीव करता था कि बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। बॉक्सिंग ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चे उससे आयरन हार्टेड हो जाते हैं और बिल्कुल मर्दाना हो जाते हैं। यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए रिस्पॉन्सिबल, जो कि इनको टीच करता था जर्मनी के बच्चों को। द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, कि भाई आप नेशन के हो, अपने देश के लिए बलिदान दो, इस तरीके की बातें सिखाई जाती थी। 10 साल के बच्चे हैड टू एंटर जंक वॉक। तो जंक वॉक करके इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी बच्चों की। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों से 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ अ जंक वॉक। तो ये बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन थी, 10 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हुआ करते थे। और जब आप 14 ईयर्स के हो जाएंगे तो सारे के सारे जो लड़के हैं उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिटलर यूथ के नाम से जाने जाते थे, उसको ज्वाइन करना होगा। और उसमें उनको लड़ाई कैसे लड़नी है, जंग कैसे करनी है, और वायलेंस कितनी अच्छी होती है, डेमोक्रेसी कितनी ख़राब होती है, ज्यूज़ कितने ख़राब होते हैं, कम्युनिस्ट, जिप्सी, ये सारे के सारे अनडिज़ायरेबल है, इनको उखाड़ करके फेंको देश से, ये सब सिखाया जाता था। और काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। और दे जॉइन द लेबर सर्विस यूजुअली एट द एज ऑफ 18। लेबर सर्विस में वो चले जाते थे जब बच्चे, वो लड़के 18 साल के होते थे, और उनको आर्म फोर्सेस में सर्व करना होता था और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना ही होता था। सबको नाजी ही बनना पड़ेगा। यूथ लीग जो थी नाजीज़ की, वो 1922 में फॉर्म करी गई थी। 4 साल बाद इसको हिटलर यूथ के नाम से रीनेम कर दिया गया, और ताकि यूथ मूवमेंट को यूनिफाई किया जा सके, नाजी कंट्रोल उस पर रख सके। सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड। तो बाकी नाजी यूथ के अलावा बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। जंक वॉक होते थे नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 से नीचे जो है वो जंक वॉक हो गए, और 14 से ऊपर तो पूरे मतलब उनको ट्रेनिंग वेनिंग दी ही जाने लगी थी। इसमें वही जूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री, तो जूइश बच्चे मतलब डेथ फैक्ट्री, इनको मारा जाएगा। और फिर ये नाजी बच्चा है, ये झंडा फहरा रहा है स्वास्तिक का साइन लेकर के। डिज़ायरेबल चिल्ड्रन है दैट हिटलर वांटेड टू बी मल्टीप्लाइड। ये डिज़ायरेबल बच्चे हैं, ये नॉर्डिक बच्चे हैं, इनकी आंखें नीली हैं, इनके बाल भूरे हैं। हिटलर चाहता था कि भाई जो नॉर्डिक आर्यन विमेन है ना, वो खूब सारे बच्चे पैदा करें। उनको अवार्ड्स भी दिए जाते थे जिसके जितने ज़्यादा बच्चे होते थे। तो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ये वाला जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। इसमें देखिए मेनली यही है कि जो मदर्स को बोला जाता था कि वो नाजी बच्चे पैदा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए नाजी, और बाकी जो हैं फैमिलीज़ उनको तो बच्चे उनको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है, अनडिज़ायरेबल है। नाजी बच्चे ज़्यादा पैदा हों। तो आगे का देखते हैं हम लोग आगे के वीडियोज़ में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।